हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर 1 बायो। चैप्टर 1 इसका नाम है पुष्टि पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो आज आइए इसका हम लगाएंगे रीडिंग। ओके। क्या हम भाग्यशाली नहीं कि पादप लैंगिक प्रजनक हैं। असंख्य प्रकार के पुष्प जिन्हें हम आनंद से टकटकी लगाकर देखते हैं, सूंघते हैं तथा जिनकी महक में हम मदहोश हो जाते हैं, और उनके भरपूर रंग आदि ये सभी बातें उसके लैंगिक प्रजनन में सहायक होती हैं। पुष्प का अस्तित्व मात्र हमारे उपयोग के लिए ही नहीं, सभी पुष्पीय पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। पुष्प क्रमों, पुष्पों तथा पुष्प अंगों की संरचना की विविधता पर एक दृष्टि डालें तो वे अनुकूलन की एक व्यापक परिधि को दर्शाते हैं, ताकि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल और बीज की रचना सुनिश्चित हो सके। आइए इस अध्याय में आकार की संरचना तो पुष्पीय पादपों आवृतबीजियों में लैंगिक प्रजनन के प्रक्रम को समझें। पुष्पावृत्तियों में एक आकर्षक अंग। प्राचीन काल से ही पुष्पों का साथ मानव एक निकटस्थ संबंध रहा है। मानव के लिए पुष्प सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है। ये मानव द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद एवं शोक आदि की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के प्रतीक रहे हैं। कम से कम ऐसे 5 पुष्पों की सूची बनाई जिनका आभूषणात्मक महत्व हो तथा जिन्हें घर एवं बगीचों में उगाया जाता हो। आप उच्च 5 उन पुष्पों का भी पता करें जिन आपके परिवार द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्सवों के दौरान उपयोग किया जाता है। क्या आपने कभी पुष्पों की खेती या पुष्पा कृषि के बारे में सुना है? इसका क्या तात्पर्य है? जीव वैज्ञानिक के लिए एक पुष्प आकार की भ्रूण की आश्चर्यता लैंगिक जनन स्थल है। आपने कक्षा 11 में एक पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया है। चित्र 1.1 आपको एक प्रारूपी पुष्प के विशिष्ट अंगों को पुनः स्मरण कराने में सहायक होगा। क्या आप एक पुष्प के 2 अंगों के नाम बता सकते हैं जिनमें लैंगिक जनन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाली 2 इकाइयाँ होती हैं? 1.2 निषेचन, पूर्व संरचना एवं घटनाएं। पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व ये तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। अनेकों हार्मोनल एवं संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है, जिसके फलस्वरूप पुष्पी आद्यक फ्लोरल प्राइमोर्डियम के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होते हैं। पुष्पक्रम की रचना होती है जो पुष्पी कलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण करती हैं। पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं पुमंग तथा जायंग विभेदित एवं विकसित रहती हैं। आप याद करें कि पुमंगों से भरपूर पुंकेसरों का गोला एक चक्कर नर जनन अंग तथा जायंग स्त्री जनन का प्रतिनिधित्व करता है। पुंकेसर लघु बीजाणु पर परागकण। चित्र 1.2 एक विशिष्ट प्रारूपी पुंकेसर के 2 भागों में विभक्त रहता है। इसमें लंबा एवं पतला डंठल तंतु कहलाता है तथा अंतिम सतह सामान्यतः द्विपालिक संरचना परागकोश कहलाता है। तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। पुंकेसरों की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न होती हैं। अगर आप 10 पुष्पों में से एक एक पुंकेसर एकत्र करें तो उन्हें एक स्लाइड पर रखें तो आप देखेंगे इनके आकार में बहुत विभिन्नता है जो प्रकृति में विद्यमान है। एक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी से प्रत्येक पुंकेसर का सावधानीपूर्वक अवलोकन तथा स्पष्ट चित्रण से माध्यम से विभिन्न पुष्पों में पराग कोशों के जुड़ाव एवं आकार की व्यापकता को समझा जा सकता है। एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश द्विपालित होते हैं तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, अर्थात ये द्विकोष्ठी होते हैं। प्रायः एक अनुलंब खांज प्रवारक को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। आइए परागकोश के एक अनुप्रस्थ काट के में विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा अनेक संयोजन को समझें। एक परागकोश की द्विपालित प्रकृति। परागकोश के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक या सुव्यक्त होती है। परागकोश की 4 दिशी चतुष्कोणीय संरचना होती है, जिसमें 4 कोणों पर लघु बीजाणुधानियां समाहित होती हैं जो प्रत्येक पाली में 2 होती हैं। ये लघु बीजाणुधानियां आगे विकसित होकर परागपुटी पोलन सेक्स बनाती हैं, पोलन सेक्स बन जाती हैं, और ये एक अनुलंबवत एक परागकोश की लंबाई तक विस्तारित होते हैं और परागकणों से ठसाठस भरे होते हैं। लघु बीजाणुधानी की संरचना। एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपी लघु बीजाणुधानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है। ये सामान्यतः 4 भित्ति
परतों से आवृत होती है। एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम, अंतःस्थीयम, मध्य परत तथा टेबिटम बाहर की ओर 3 परतें संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती हैं तथा पराग कोश के स्फुटन में मदद कर परागकण अवमुक्त करती हैं। इसकी सबसे आंतरिक परत टेबिटम होती है, विकासशील परागकणों को पोषण देती है। टेबिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य से भरी होती हैं और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं। क्या आप ये सोच सकते हैं कि किस प्रकार से एक टेपिटल कोशिका द्विकेंद्रकीय बन सकती है? जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह, जिसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं, लघु बीजाणु के केंद्र में स्थित होता है। लघु बीजाणुजन जैसे जैसे परागकोश विकसित होते हैं, बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती हैं। चतुष्ट की कोशिकाओं की सूत्र गुणता क्या होगी? जैसा कि बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्ट की वृद्धि करने में सक्षम होती है। प्रत्येक कोशिका एक सक्षम परागमात्र कोशिका होती है। एक परागमात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणुदानी कहते हैं। जैसा कि लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें लघु बीजाणु चतुष्टय या चतुष्क कहते हैं। जैसे कि परागकोश परिपक्व एवं स्फुरित होता है तब लघु बीजाणु एक दूसरे से विलग हो जाते हैं और परागकणों के रूप में विकसित हो जाते हैं और प्रत्येक लघु बीजाणु दानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। परागकण जो परागकोश के स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं। परागकण नर युग्मोद्भव का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि आप हिबिस्कस यानी गुड़हल या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूते हैं तो आप अपनी उंगलियों में पीले रंग का पाउडर जैसे परागकणों को पाते हैं। एक कांच की स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर उस पर ये परागकण छिड़कें और एक सूक्ष्मदर्शी से देखें। आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। विभिन्न प्रकार की प्रजातियां के परागकण विन्यास, आकार, रूप, रंग और बनावट में भिन्न दिखाई देते हैं। परागकण सामान्यतः गोलाकार गोली होते हैं जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इनमें सुस्पष्ट रूप से 2 परतों वाली भित्ति होती है। कठोर बाहरी भित्ति को बाह्यचोल कहते हैं, जो कि स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। ये उच्चता तथा सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला जो स्पोरोपोलेनिन को निम्नीकृत कर सके। परागकण के बाह्यचोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होती है। परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं क्योंकि उनमें स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति होती है। बाह्यचोल में प्रतिमानों एवं डिजाइनों की एक आकर्षक सारणी प्रदर्शित की गई है। आपका क्या विचार है? बाह्यचोल सख्त कठोर होना चाहिए? जनन छिद्र से के क्या कार्य है? परागकण की आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहा जाता है। ये एक पतली तथा सतत परत होती है जो सेल्यूलोज पैक्टिन की बनी होती है। परागकण का जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें 2 कोशिकाएं कायिक कोशिका एवं जनन कोशिका समाहित होती हैं। कायिक कोशिका बड़ी होती है जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। जनन कोशिका छोटी होती है और कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। ये तुर्क आकृति घने जीव द्रव्य और एक केंद्रक वाला है। 60% से अधिक आवृत बीजी पादपों के परागकण इस 2 कोशीय चरण में झड़ते या संगलित होते हैं। शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झड़ने से 3 चरणीय धूनरेणु को बनाते हैं। अनेक प्रजातियां के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी व श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं, जो कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार, चिरकालिक मतलब लंबे समय तक श्वसन विकार, दमा, श्वसनी
स्रोत आदि के रूप में विकसित हो जाते हैं। ये बताया जा सकता है कि भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास या पार्थेनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई, जो परागकणों एलर्जी कारक है। परागकण पास पोषण से भरपूर होते हैं। हाल के वर्षों में आहार संपूरकों के रूप में पराग गोलियों टैबलेट्स के लेने का प्रचलन बढ़ा है। पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में पराग उत्पाद गोलियों एवं सिरप के रूप में बाजारों में उपलब्ध। पराग खपत का यह दावा है कि ये खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों घोड़ों की कार्य दक्षता में वृद्धि करता है। परागकण जब एक बार झड़ते हैं तो ये अपनी जीवन क्षमता खोने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जहां यदि आवश्यकता हुई तो निषेचन करते हैं। आपके विचार से परागकण में जीवन क्षमता कितने समय तक रहती है? कौन सा परागकण कितने समय तक जीवनक्षम रहता है, मतलब जीवित रहता है? बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। बहुत हद तक ये विद्यमान तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। कुछ अनाजों जैसे धान एवं गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी लगभग 30 मिनट में ही खो देते हैं, जबकि गुलाब, रोजेसी, लेग्यूमिनोसी, सोलेनेसी आदि कुछ सदस्यों में परागकणों की जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है। आपने शायद सुना हो कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव सहित बहुत से जानवरों के वीर्य शुक्राणु का भंडारण किया जाता है। बहुत सी प्रजातियां के परागकण द्रव्य नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड में कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। इस प्रकार के भंडारित पराग का प्रयोग बीज भंडार बैंक के भांति पराग भंडारों के रूप में फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जा सकता है। अब बारी आती है 1.2 स्त्री केसर गुरु बीजाणुधानी तथा भ्रूणकोश। जायांग पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जायांग की स्त्री केसर एकांडपी या बहुस्त्री केसर बहुअंडपी हो सकते हैं। जहाँ पर ये एक से अधिक होते हैं वहाँ स्त्री केसर आपस में संगलित युक्तांडपी हो सकते हैं। यहाँ फिर वे आपस में स्वतंत्र। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। वर्तिकाग्र परागकणों के अवतरण मंच का काम करती है। वर्तिका एक दीर्घीकृत पतला भाग है जो वर्तिका के नीचे होता है। स्त्री केसर के आधार पर उभरा हुआ भाग अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा कोष्ठक होती है। गर्भाशयी गुहा अंदर की ओर अपरा यानी नाड़ स्थित होती है। आपने कक्षा 11 में पढ़ी हुई होगी। अपरा की परिभाषा एवं प्रकारों का स्मरण करें। अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः बीजांड कहलाती है। एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक गेहूं, धान, आम से लेकर अनेक पपीता, तरबूज तथा आर्किड तक हो सकती है। गुरु बीजाणुधानी। आइए एक प्रारूपी आवर्त बीजी बीजांड की संरचना से परिचित होवें। बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो एक वृंत या डंठल, जिसे बीजांड वृंत कहते हैं, द्वारा अपरा में जुड़ी होती है। बीजांड की काया बीजांड वृंत के साथ नाभिका नामक क्षेत्र में संगलित होती है तथा यह नाभिका बीजांड एवं बीजांड वृत्त के संधि बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक बीजांड में 1 या 2 अध्यावरण नामक संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक बीजांड में 1 या 2 अध्यावरण नामक संरक्षक आवरण होते हैं। यह आवरण बीजांड के चारों ओर से घेरे होता है। केवल बीजांड द्वार नामक आयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर अध्यावरण बीजांड को चारों तरफ से घेरे रहता है। बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत निभाग होता है जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। अध्यावरण के घिरा हुआ कोशिका का एक पुंज होता है जिसे बीजांडकाय कहते हैं। बीजांडकाय केंद्र की कोशिकाओं में प्रचुरता से आरक्षित आहार सामग्री होती है। बीजांडकाय भ्रूणकोश या मादा युग्मकोश भेद बीजांडकाय में स्थित होता है। एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूणकोश होता है जो एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। गुरु बीजाणु जनन गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं
से गुरु बीजाणु की रचना के प्रक्रम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांड प्रायः एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बीजांड द्वारा क्षेत्र में विलय होते हैं। ये एक बड़ी कोशिका है जो सघन जीव द्रव्य से समाहित एवं एक सुस्पष्ट केंद्रक युक्त होती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन गुजरने से क्या महत्व है? अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणु का उत्पादन होता है। मादा युग्मकोद्भिद अधिकांश पुष्पीय पादपों में गुरु बीजाणुओं में से एक कार्यशील होता है, जबकि अन्य तीन अविकसित या अपभ्रष्ट हो जाते हैं। केवल कार्यशील गुरु बीजाणु स्त्री मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूणकोश के रूप में विकसित होता है। एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के बनने की विधि को एक बीजाणुज विकास कहते हैं। बीजांड काय की कोशिकाओं गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं क्रियाशील गुरु बीजाणु तथा मादा युग्मकोद्भिद की सूत्र गुणता क्या होगी? आइए भ्रूणकोश के निर्माण का थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करें। क्रियाशील गुरु बीजाणु केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्र की न्यूक्ली बनाते हैं जो विपरीत ध्रुवों को चले जाते हैं और 2 न्यूक्लिएट केंद्रीय भ्रूणकोश की रचना करते हैं। 2 अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्र की विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 केंद्रीय और तत्पश्चात 8 केंद्रीय भ्रूणकोश की संरचना करते हैं। जहां पर ये ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि सूत्री विभाजन सही अर्थों में युक्त केंद्र न्यूक्लियर है, जो केंद्र की विभाजन से तुरंत ही कोशिका भित्ति रचना द्वारा नहीं अनुपालित किया जाता। 8 न्यूक्लियोटाइड के चरण पश्चात कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है, जो विशिष्ट मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश के संगठन का रूप लेती है। भ्रूणकोश के भीतर कोशिकाओं के वितरण का अवलोकन कीजिए। 8 में से 6 न्यूक्लियाएं भित्ति कोशिकाओं से घिरी होती हैं और कोशिकाओं में संयोजित रहते हैं। शेष बचे 2 न्यूक्लियाई ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाते हैं, जो अंडों उपकरण के नीचे बड़े केंद्र की कोशिका में स्थित होते हैं। भ्रूणकोश के अंदर कोशिकाओं का वितरण विशिष्टतापूर्ण होता है। बीजांड द्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं एक साथ समूहीकृत होकर अंड उपकरण या समुच्चय का निर्माण करती हैं। इस अंड समुच्चय उपकरण के अंतर्गत 2 सहायक कोशिकाएं तथा 1 अंड कोशिका निहित होती है। बीजांड द्वारी छोर, जिसे तंतुरूप समुच्चय कहते हैं, पर एक विशेष सहायक कोशिकीय स्थूलन होने लगता है, जो सहायक कोशिकाओं में पराग नलिकाओं को दिशा निर्देश प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 3 अन्य कोशिकाएं निभागी कैलाजाल छोर पर होती हैं, प्रतिव्यांसात एंटीपोडाल कहलाती हैं। वृहद केंद्र की कोशिकाएं, जैसे कि पहले बताया गया है, में 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई होती हैं। इस प्रकार से एक प्रारूपीय आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर यद्यपि 8 न्यूक्लीकृत वस्तुतः 7 कोशिकीय होता है, यानी 8 केंद्र कोश के अंदर उपस्थित होते हैं और 7 कोशिकाएं अष्ट केंद्र तथा सप्त कोशिकीय होता है। तो कैसे लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।